हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग क्विज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए क्विज को स्टार्ट किया जा रहा है और आज का मेरा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। क्या चीज़? राज्यपाल। यानी राज्यपाल के बारे में हम लोग घटना चक्र के बुक में जितना ऑथेंटिक चीज़ रहेगा या इससे जुड़ा और भी जो भी पॉइंट रहेगा वो सारा के सारा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सारा के सारा घटना चक्र के पॉलिटिक्स से हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल जो बुक होता है ना, पॉलिटिक्स का जो बुक होता है घटना चक्र के, उससे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्त, आइए देखिए राज्यपाल क्या होता है बाबू। तो भारतीय राज्यों में सरकार की व्याख्या लगभग उसी प्रकार की है जैसे केंद्र की स्तर पर। जैसे केंद्र स्तर पर बाबू राष्ट्रपति होते हैं, उसी स्तर पर राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल। केंद्र स्तर में जैसे राष्ट्रपति होते हैं, सिमिलरली क्या होते हैं? राज्यों में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, सुनिएगा। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। अब राज्य कार्यपालिका कहने का मतलब बाबू कि राज्य के जो एग्जीक्यूटिव कौन होता है, यानी कार्यपालिका कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में कौन कार्यपालिका होता है बाबू? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यपाल के चर्चा भाग 6 में है, अध्याय 2 में है और अनुच्छेद 153 से 167 तक। अब राज्यपाल के बारे में उनकी नियुक्ति, उनका वेतन, उनका कैसे चयन होता है, कि किस अनुच्छेद के तहत रिटायर देंगे, सारा के सारा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखिए, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। अनुच्छेद 154 के तहत सबसे पहले तो अनुच्छेद आपको 153 बता दूं। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, जो कि 66वां बीपीएससी 66 बीपीएससी मेंस में लिखने के लिए आ गया था राज्यपाल के बारे में। समझ में आ रहा है? 66 बीपीएससी के मेंस में लिखने के लिए आया था राज्यपाल के बारे में। और राज्यपाल के ऑथेंटिक चीज़ जो है, जो वही आर्टिकल आपको लिखना चाहिए, तो ये सब जरूर स्टार्ट में डालना चाहिए। अनुच्छेद 153 में क्या है? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। ठीक, अनुच्छेद 154 में कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास में होगा बाबू? राज्यपाल के पास में होता है। ठीक है, अनुच्छेद 154 कहता है। लेकिन 7वें संविधान देखिए, अनुच्छेद 153 में कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 से एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। यह 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित करके बना दिया गया। इसीलिए आए दिन आप लोग देखते होंगे कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं, होते भी हैं। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह पारित हुआ कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, यह कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। ठीक, अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। 154 कहता है कि कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155 में। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का बाबू? हाँ, अनुच्छेद 156 के फर्स्ट के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। यानी कहने का मतलब बाबू कि अनुच्छेद 56 में तो राज्यपाल का कार्यकाल है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 156 के फर्स्ट में है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण पद करते हैं। प्रसाद पर्यंत माने हमारी इच्छा, जितना मन करी उतने प्रसादी दें। हो सकता है 2 बुनिया ना तो हतनो बुनिया दे दें प्रसादी में, कोई दिक्कत ना होते एगो लड्डू दे देंगे। तो प्रसाद पर्यंत याद करने का मतलब कि जब तक चाहिए
कौन है? राष्ट्रपति। तब तक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करेंगे। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 156 के 1 फर्स्ट कभी कहते हैं जहां भी प्रसाद पर्यंत आ जाए टर्म तो समझे कि जब तक चाहिए, ठीक है। कभी कहते हैं अब अनुच्छेद 156 के 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 156 हाँ, अनुच्छेद 156 के 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। यानी कहता है कि अनुच्छेद जो है ना 156 के 2 कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के ना देके जइहन, अगर रिजाइन देना है बाबू, त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 156 के 2 अनुच्छेद 156 के फर्स्ट में कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेंगे। 156 के 2 में रिजाइन किसको राज्यपाल देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। को देख कहते ठीक। आइए सुनिएगा, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं यानी योग्यताएं की बात की गई है। अनुच्छेद 157 योग्यताएं में क्या क्या बाबू? तो भारत का पहला तो वह नागरिक हो। राज्यपाल बनने के लिए आपको पहला चीज़ है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। देखिए 35 वर्ष की आयु की बात आया तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों का एज कितना होना चाहिए बनने के लिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष, न्यूनतम आयु, अधिकतम कितना भी वर्ष हो, ठीक है। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। तो इसका दोस्त ट्रिक है कि रौरा खातिर 35 गो, यानी रा से राष्ट्रपति, उ से उपराष्ट्रपति, आ रा से राज्यपाल। तो रौरा हमने के भोजपुरी में कहल जाला ना कि रौरा खातिर 35 गो, ठीक है। रौरा खातिर 35 गो याद रखिए। सुनिएगा, तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यह है योग्यताएं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। योग्यता किस में? 157 में। अनुच्छेद 166 में क्या कहता है बाबू? अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार यानी राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होंगे। 157 कहता है कि जितना भी राज्य का औपचारिक काम होगा ना, सारा के सारा राज्यपाल के नाम से होगा। उसी तरह से केंद्र में जितना भी काम होता है ना, सब किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। करता कोई और है। गलती तो बेटा करता है, बाप बदनाम होते हैं। अरे समझ में आ रहा? गलती तो बेटा होता है और बाप बदनाम होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? बहुत गाँव में वाले क्या, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि जो कोई भी काम किया जाएगा ना राज्य में औपचारिक काम, तो किसके काम नाम से? राज्यपाल के। अनुच्छेद 157 में तो योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 166, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 202 के 3 के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धि भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य के संचित निधि पर भारित होगा। अनुच्छेद 202 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 202 के तहत क्या होता है? राज्य के बजट यानी राज्य में विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत होता है ना, तो वह बजट पेश किया जाता है किसके अनुसार? अनुच्छेद 202 के तहत। अच्छा ये बताइए कि अगर बजट न पेश हो, पहले तो संविधान में बजट का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अब अगला क्वेश्चन 1 रुपया प्राइज है कि बताइए कि संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? एक ही बार हुआ है। यह पेपर में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीपीसीएस भी पूछा है। बताइए, कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है संविधान में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वह कहाँ हुआ है? 1 रुपया प्राइज मिलेगा जो बता देगा। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है ना, उसी में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 में एक ही बार हुआ है, एक ही बार हुआ है।
अनुच्छेद 202 के 3 के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धि, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य के संचित निधि पर भारित होगा। यानी सारा चीज कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से। उसी तरीके से राष्ट्रपति के वेतन, पेंशन, भत्ता सारा के सारा किसके द्वारा दिया जाता है? संचित निधि पर ही भारित होता है। तो वो केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है राष्ट्रपति को, जबकि राज्यपाल के वेतन और भत्ता किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य के संचित निधि से। कोई दिक्कत है? आइए, कंटिजेंसी फंड कहते हैं इसको, कंटिजेंसी फंड कहते हैं, संचित निधि। आइए, इंग्लिश में इसको कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के फर्स्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ऐसा 164 के फर्स्ट में लिखा है, यानी 164 के फर्स्ट में लिखा है बाबू कि जितने भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर या कहने पर राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 164 के फर्स्ट सुनिए, अनुच्छेद 239 के क के 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अरे बाप रे, 239 के क के 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऐसा 239 के के 5 में कहा गया है। कोई दिक्कत? दो ही जगह से मुख्यमंत्री का चुनाव, दो ही जगह के विधानसभा यानी पुदुचेरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो होते हैं, ठीक है, विधायक, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बाकी कहीं नहीं, बाकी कहीं के कोई भी केंद्र शासित प्रदेश के नहीं, ठीक है, दो ही, ठीक है। हाँ सुनिएगा, अनुच्छेद 168 के फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। यानी अनुच्छेद 168 के फर्स्ट के तहत है बाबू कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। अब राज्य विधानमंडल का देखिए गठन किसके द्वारा होता है, तो देखिए राज्य के विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों के मिलने से राज्य विधानमंडल का गठन होता। कोई दिक्कत है? भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कोई दिक्कत है? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। अब सर मामला एगो लड़का के दिमाग में आया कि सर अभी आप बोले कि विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल के मिलने से होता है, तो सर जिस राज्य में नहीं है विधान परिषद वहाँ तब तो विधानमंडल का गठन नहीं होता होगा, तो वहाँ किसके दो मिलने से होगा? तो राज्य विधानसभा जो है और राज्यपाल दोनों के मिलने से विधानमंडल हो जाएगा। खुद ही कहते हैं, कोई डाउट? चलिए सुनिएगा, वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रवासन करने या विघटित करने की शक्ति रखता है। यानी राज्यपाल जो है ना बाबू, राज्य के विधानसभा के सत्र बुलाने, सत्रवासन करने तथा विघटित करने की शक्ति किसके पास में है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल तभी करेंगे जब मुख्यमंत्री करेंगे। अगर मुख्यमंत्री न देकर विधान मंडल दे दे या केंद्र में ये दे दे, मंत्री परिषद दे दे, या राज्य में भी मंत्री परिषद दे दे, अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं दिए तो प्रीफर करना है कि हमको कौन सा? मंत्री परिषद। काहे कि मंत्री परिषद के हेड के होता है केंद्र में प्रधानमंत्री, तो मंत्री परिषद आ गया कि मतलब उसमें सब ही आ गए। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सब पेपर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। यानी राज्यपाल जो है ना बाबू, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। यानी नामित मैंने समझ रहे हैं ना, उसको चुनते हैं ये, ठीक है।
राज्यपाल के पास पावर है इतना कि जितना विधान परिषद के वहाँ सीट है उसका 1/6 भाग ये खुद से कहेंगे कि इस व्यक्ति को बनाना चाहिए, इस व्यक्ति को बनाना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? सुनिए, वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता था। यानी पहले क्या होता था, 2019 में एक अधिनियम आया, 104वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को चुना जा रहा था ना, या केंद्र में आंग्ल भारतीय की नियुक्ति हो रहा था ना, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 गो राष्ट्रपति द्वारा, तो इस सब को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय टर्म को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य नामित करते थे, जबकि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करते थे। कौन? राष्ट्रपति। सिमिलरली राज्य में एक व्यक्ति की नियुक्ति, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कौन करते थे बाबू? राज्यपाल नामित करते थे। ठीक है, समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता था पहले, लेकिन अब 104वां संविधान संशोधन 2019 के अधिनियम से मोदी सरकार के दिन है कि इसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। कोई दिक्कत है? सुनिए, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बाबू कि अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं। यानी कोई भी विधेयक पारित हुआ तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 201 के अनुसार कहता है, देखिए स्वीकृति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 14 दिनों के अंदर उनको कोई ना कोई निर्णय लेना होता है, न तो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास माना जाएगा। अगर ज़्यादा लेट कोई कि मान लिया जाएगा कि वो क्या हो गया? पास हो गया। समझ गए? आइए, अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 201 क्या कहता है बाबू कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु आरक्षित रख लिया जाता है, यानी कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, तो वह अनुच्छेद 201। और 200 में क्या है? अनुच्छेद 200 में भी है कि कोई भी विधेयकों पर अनुमति राज्यपाल दे सकते हैं या उसको रोक सकते हैं या उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ये भी है अनुच्छेद 200 में। तो 200 व 201 लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, और 201 में है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए उस पर विचार व्यक्त करने के लिए कोई भी विधेयक स्पेशल अब रह जाएगा, तो वह किस में? अनुच्छेद 200 में, सॉरी 200 के 1 में, 200 के 1 में। अनुच्छेद 213 के तहत है बाबू, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं, लेकिन राज्यों में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो अध्यादेश जारी कब किया जाता है बाबू? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या राज्य के विधानसभा का कार्यवाही नहीं चल रहा हो, यानी उस स्थिति में जब सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र यानी संसद का कार्यवाही बंद हो। अब सर,
अगर संसद के सर कार्रवाई हो और पैसा की ज़रूरत हो तो पैसा किसके माध्यम से निकाला जाएगा? तो अनुदान लेखा पत्र द्वारा वित्तीय आवश्यकता को पूर्ति किया जाता है। जब संसद की कार्रवाई मान लो बंद हो, संसद नहीं चल रहा हुआ, तुमको पैसा की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तब तुम क्या करोगे? उस दौरान लेखा पत्र के माध्यम से पैसा का क्या किया जाता है? निकाला जाता है। अनुच्छेद 161 कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा या उसका प्रतिलंबन या विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन लघुकरण करने की ताकत है। अनुच्छेद 161 कहता है कि किसी भी क्षमादान की शक्ति, एक लाइन में समझिए, लड़का लोग एक लाइन में समझता है कि क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद किस में है? राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल चाहेंगे तो किसी भी दंडित को, दंड किया गया है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसको माफ़ कर सकते हैं, या उसके नहीं, राज्यपाल राज्य के अंदर के बात होगा तो, या उसको लघुकरण कर सकते हैं यानी छोटा कर सकते हैं, या उसको कुछ वर्ष घटा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः माफ़ नहीं कर सकते हैं। पूर्णतः माफ़ मृत्यु दंड और मार्शल लॉ को हाँ, यानी मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ़ नहीं कर सकते हैं। लघुकरण कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, उसमें कुछ इधर उधर कर सकते हैं, जैसे प्रतिलंबन कर सकते हैं, जैसे फांसी की सज़ा 1 महीना में होने वाला है तो उसको 1 साल कर सकते हैं, 10 महीना कर सकते हैं, लेकिन इनके पास रिजेक्ट करने की क्षमता नहीं है, यानी उसको पूर्णतः समाप्त करने की क्षमता नहीं है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, यानी वह किसी भी मृत्यु दंड हो या किसी भी प्रकार के दंड हो तो वह चाहेंगे तो माफ़ कर सकते हैं, और नहीं तो फांसी की सज़ा हो जाएगी। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं राज्य विधानमंडल एवं विधान परिषद की ओर। चलिए दोस्त, राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी जितना हो सकता है उतना खींचेंगे। अब बात नहीं कीजिए जी। हाँ, विधानसभा, देखिए विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। यानी राज्य के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है बाबू कितना से? तो अनुच्छेद 168 से 212 तक, 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। अब सर विधानमंडल में अभी बताएं कि विधानमंडल में कौन कौन होता है? तो विधानसभा यानी राज्य के विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर तीनों क्या करते हैं? विधानमंडल का गठन करते हैं, विधानमंडल का गठन करते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद सुनिएगा, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। यह अनुच्छेद 168 में लिखा है। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। यानी प्रत्येक राज्य में विधायी कार्य, जितने भी विधायी कार्य है, कानून है, सभी को बनाने के लिए या करने के लिए, कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी अनुच्छेद 170 में है कि प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा है ना बाबू, उसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी जो विधानसभा बनेगा ना, राज्य विधानसभा जो गठित होगा, उसमें अधिकतम 500 सदस्य होंगे और न्यूनतम 60 सदस्य, 60 से कम सदस्य न्यूनतम नहीं होंगे। लेकिन अपवाद में कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे सिक्किम हो गया, उसमें कितना है? 32। कोई दिक्कत है? सिक्किम हो गया, मिजोरम, गोवा हो गया, इस समय कितना है? 40 है। गोवा और मिजोरम में 40 है, यहाँ पर 60 से कम है। तो ये सब अपवाद में है। कोई दिक्कत है? एक्सेप्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, गोवा और
मिजोरम। ठीक है, तो अब बताइएगा विधानसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकते हैं 500 और न्यूनतम कितना? 60 लेकिन यही बोल दिया जाए कि विधान परिषद में, तो आगे हम बताएंगे। कहें कि विधान परिषद में कुल विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं ना, तो उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। 1/3 से अधिक सदस्य और 40 से कम नहीं हो सकते हैं, न्यूनतम 40। यानी उस राज्य के विधानसभा के जितने सदस्य होंगे उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकते वहाँ पर विधान परिषद के सदस्य, 40 से कम नहीं हो सकते हैं। लेकिन विधानसभा में 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं या 60 से कम नहीं हो सकते। अनुच्छेद 170 कहता है नहीं। अब देखिएगा, अपवाद में बता दिए कि सिक्किम है अनुच्छेद, इसमें सिक्किम में कितने हैं बाबू विधानसभा की सीट? 32 है। गोवा मिजोरम में कितना है? 40 है। इसके अतिरिक्त पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी 33 है यहाँ पर। कहाँ पर? तो पुदुचेरी में। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है? 403 यहाँ पर सदस्य हैं विधानसभा में। कुल सदस्यों उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं बाबू? 403। ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। देखिए, राज्य के जो निर्वाचन आयोग है ना, वह केवल पंचायती राज्य का चुनाव कराता है। यानी मुखिया, जिला परिषद, ये सब का जो चुनाव होता है ना 5 साल पर, तो इसका चुनाव का संचालन किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। बाकी राज्य विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लोकसभा का चुनाव सब किसके द्वारा संपादित किया जाता है? केंद्र के निर्वाचन आयोग जो है ना, जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा संपादित किया जाता है। सुनिएगा, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश के है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। लेकिन विधान परिषद जो है ना बाबू, इसका केंद्र सरकार के निर्वाचन आयोग नहीं करता है, राज्य के ही निर्वाचन आयोग करता है। विधान परिषद के सदस्यों का चयन या जो भी चुनाव है यह किया जाता है किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही। ठीक है। अनुच्छेद 170 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य से यथावत एक ही हो। अब हाथाना पूरा कथा याद नहीं करना है, नहीं, एक लाइन में याद रखिए कि अनुच्छेद 170 के 2 के अनुसार कहता है कि प्रत्येक विधानसभा के जो निर्वाचन आयोग है ना, प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों की संख्या, यानी कितना सदस्य होगा, वह जो है निर्वाचन आयोग उसके प्रादेशिक क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, उसकी जनसंख्या के आधार पर तय करेगा। याद हुआ कि नहीं? यानी जो निर्वाचन आयोग है केंद्र का, वह डिसाइड करेगा कि यहाँ विधानसभा के कितना सीट होना चाहिए। अब वह किस आधार पर डिसाइड करेगा? तो जनसंख्या के हिसाब पर, जनसंख्या के आधार पर। ठीक, चलिए। 27वें संविधान संशोधन 2003 के तहत विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। यानी विधानसभा अध्यक्ष का जो अधिकार है ना बाबू, वह केंद्र में यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है ना, उसके दोनों का समान कार्य है। ठीक। विधानसभा के अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष के बराबर मत आए तो तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि राज्य विधानसभा, मैं क्या बोला? राज्य विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष तभी मत देंगे जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मतों की संख्या बराबर हो जाएगा। जैसे ये पक्ष हो गया, ये विपक्ष हो गया, हम क्या हो गए? अध्यक्ष। यही चीज ही है, हई सरकार में है यानी पक्ष में, हई विपक्ष पार्टी हो गया, हम क्या हो गए? विधानसभा के अध्यक्ष। खुद ही कहते। अब हो गए, अब दोनों का मत, इधर से भी 3 वोट, इधर से भी 3 वोट बराबर, तब हम जिधर दे देंगे, यानी पक्ष देने देंगे या चाहे विपक्ष देने, जिधर देंगे उधर डिग्री, उधर
नहीं, जीत हो जाएगा। तो यह मत देने का अधिकार तभी लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष मत का उपयोग करता है जब दोनों की मत की स्थिति क्या हो जाए, अन्यथा ऐसे मत का प्रयोग नहीं करता है। केंद्र में अनुच्छेद 101 के फर्स्ट अनुच्छेद 100 के फर्स्ट के तहत 100 के फर्स्ट के केवल 100 के फर्स्ट के तहत प्रावधान है कि लोकसभा अध्यक्ष तभी वोट करेंगे जब लोकसभा में पक्ष और विपक्ष की संख्या मतों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अनुच्छेद 100 के फर्स्ट के तहत कोई दिक्कत? चलिए ऐसा ही देखते रहिए। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। अनुच्छेद देखिए, सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। सदन और तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है कि हाँ आज सदन लगेगा, राज्यपाल जी आइएगा, या उनको सारा सूचना देते रहता है कौन, अध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष साहब के कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी लूज मोशन हो जाए या कोनो प्रकार की दिक्कत हो जाए, ठीक है, तब ये क्या होगा, उनके कार्य का संपादन कौन करेगा, उपाध्यक्ष। या कहीं फॉरेन टूर पर चले गए, गोवा वाला बीच पर चले गए, तो उसके कार्यों का संपादन कौन करेगा, उपाध्यक्ष। ठीक। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा के सीटों की संख्या जो कि वर्तमान वर्ष में 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े पर प्रकाशित की जाएगी। ये सब मत रटिए, हम आपको समझाते हैं, वहीं रटिए। देखिए अनुच्छेद सुनिएगा, 84वां 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। अब सॉरी क्या इंग्लिश में बोल दिए, 84वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 2001 में। 2001 में इसके अनुसार कहा गया कि विधानसभा की सीटों की संख्या जो कि वर्तमान में 1971 के जनगणना पर आधारित है, तो यह 2026 तक सदैव रहेगा ऐसे ही। 2026 के जो जनगणना उससे पहले या बाद की जो जनगणना होगा ना आसपास, कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, हम लोग कहाँ थे बाबू? तो 1971 के जनगणना पर थे ना। तो देखो 1971 के जनगणना के जो उपरांत जो डिसीजन लिया गया था ना कि यहाँ पर ना 1971 के जनगणना के आधार पर अभी विधानसभा की सीटें आवंटित की गई हैं, बांटा गया है कि आपको इतना या इस राज्य में इतना होना चाहिए, इस राज्य में इतना होना चाहिए। यह कब तक अस्थिर रहेगा? तो 2026 तक, 2026 तक सदैव रहेगा। और 2026 के जो आसपास यानी इधर या उधर जनगणना होगा, उस जनगणना के हिसाब से ही क्या किया जाएगा, विधानसभा के सीटों या लोकसभा की सीटों में बंटवारा किया जाएगा या वृद्धि या बढ़ाया जाएगा। ठीक है, घटाया तो नहीं हो जाएगा, बढ़ाया जाएगा। सुनिएगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 के 3 के तहत, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो राज्यों का स्थापना किया गया। कब गठन किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, इसके तहत क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित की गई, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र यानी POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए आरक्षित कर दिया गया, 24 सीटें। इस प्रकार वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित है। यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो अभी विधानसभा के वहाँ कितने सीटें हैं? 83। 107 में से 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 83, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कुल कर दिया गया। यानी कुल सीटें 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया।
ध्यान से सुनिए, परिसीमन आयोग गठित हुआ। परिसीमन आयोग गठित होने के बाद क्या कर दिया गया, 90 सीटें हो गई कुल। पहले 83 था, 7 बढ़ गया, तो अब कुल सीटें कितना हो गया, तो 107 कुल सीटें था जम्मू कश्मीर के लिए, तो 7 बढ़ा तो 114 हो गया कुल। इधर कितना हो गया, 90। अब POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कोई सीट नहीं बढ़ा, यानी 24 का 24 हो। अब मामला समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत है? तो अभी वर्तमान में पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 90। 90 कितना, कुल सीटें कह देगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर 114। बहुत सुंदर। सुनिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। देखिए 3 ही को ऐसे राज्य है, दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर, 3 ही ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहां पर क्या है बाबू, विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 173 में है कि विधानसभा के सदस्य की योग्यताएं क्या है। योग्यता तो पहला सुनिएगा, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, यानी 25 वर्ष के हैं तो आप विधायक के चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। और लोकसभा का भी चुनाव कितने पर, 25 साल पर लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। किसमें, अनुच्छेद 332 में, 332। कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा, विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद से सृजन या उत्पादन के लिए उपबंध कर सकती हैं। कहने का मतलब बाबू कि विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 में है, अनुच्छेद 169 में है। अब सर विधान परिषद किसी राज्य में नहीं है, अब वहाँ पर विधान परिषद का गठन करना है, तब कैसे होगा? तो देखिए भाई, सिंपल सा में आप समझ जाइएगा कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो आपको हम बताते हैं कि वहाँ पर जितना विधानसभा सदस्य है ना, यानी उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, यानी बहुमत 2/3 मत से अधिक अगर देते हैं, 2/3 बहुमत से पारित करते हैं अपने यहाँ कि नहीं हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन होना चाहिए, तो वह लेटर भेजा जाएगा सांसद में। कहाँ पर? सांसद में। अगर सांसद उस पर मुहर लगाकर राष्ट्रपति के लिए भेज सकती है, तब जाकर वहाँ पर क्या करेगा कि सांसद जो है, सांसद अगर चाह जाएगा ना, तो उस राज्य में क्या करेगा, विधान परिषद का गठन कर सकता है। यानी विधानसभा में 2/3 बहुमत से लेटर जारी किया जाता है, यानी लेटर लिखकर उस पर 2/3 सदस्य अपना सहमति जताते हैं उस पत्र पर, तब उसको भेजा जाता है कहाँ पर? सांसद में। और सांसद उधर से पारित करती हैं, सांसद उधर से पारित करती हैं कि हाँ यहाँ पर विधान परिषद के होना चाहिए, ठीक है। अभी गर्मा गर्मी के माहौल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने यहाँ विधान परिषद के गठन के लिए आवेदन कर चुकी है, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल। कहाँ पर? संसद में। आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया। सांसद चाहेगी तो होगा, ठीक। अब रह जा रहा है मामला कि विपक्षी पार्टी अगर पक्ष में रहता, वहाँ पर बीजेपी के सरकार तो टप दे तुरंत आज के आज विधान परिषद गठित, नहीं तो यही तो साहब कमाल है। सुनिएगा और क्या सर, और ध्यान से सुनिए और क्या चीज़ है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब आंध्र प्रदेश सरकार कह रहा है कि हमारे यहाँ से विधान परिषद के नहीं चाहिए, आप हटाइए। तो त्याग भी कौन करेगा? पूर्ण बहुमत से अगर जाएगा ना लेटर, यानी 2/3 बहुमत से ही लेटर फिर जाएगा सांसद के पास, तो वहाँ कैंसिल किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। कोई दिक्कत है? तो यही होता है। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। 169 में है कि विधान परिषद का सृजन यानी होगा।
अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, 6 राज्य में विधान परिषद हैं। सुनिएगा, विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। जैसे राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसको कोई भंग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से विधान परिषद भी क्या है, एक अस्थाई, भंग नहीं होगा। अब कहिएगा, मन में आएगा कि ये सर अभी बताएं आप कि सांसद इसको समाप्त कर सकता है। तो सांसद पूर्णतः समाप्त करेगा, यानी पूरा विधान परिषद कबार तक कबार, मारो कबार बिया ना हुई, खुद ही कहते, यानी माड़वे कबरी, माड़ो में के दूल्हा ना कबरी समझ में आता ना, ठीक है। दूल्हा तो अपने आप, जब माड़वे खत्म तो दूल्हा कहाँ से, भग के अपना घर जिहान भाग के, खुद ही कहते। यानी कहने का मतलब दोस्त, मारो कबार बिया ना हुई, कहने का मतलब भाई भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर विधान परिषद खत्म तो उस पर भंग करने या न करने के बातें कहाँ रह जाएगा। लोकसभा संसद का हो गया, विघटन हो गया, संसद का विघटन होना, ये विघटन अलग वर्ड है, लेकिन अगर संसदें हट जाए उस देश से, खत्म, पूरा के पूरा स्वाहा, खुद ही कहते। तो ये होता है, तो सांसद उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। अब सर विधान परिषद के देखिए, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। जैसे राज्यसभा वैसे विधानसभा बेचारा। एक लाइन में समझिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। उसके सदस्य के लिए 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के। सिमिलरली विधानसभा के सदस्य अगर बनिएगा आप, तो आपको कितना होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। कितना, 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। कोई दिक्कत है? सुनिए, कह रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जितना उस विधानसभा के सदस्यों की संख्या है ना उस राज्य में, उसके 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 40, न्यूनतम 40। देखिए, सबसे अधिक विधान परिषद के सीटें कहाँ पर हैं? अब जहाँ पर विधानसभा के अधिकतम हो ना, विधान परिषद की संख्या अधिकतम है, तो 403 सदस्य कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर विधान परिषद के 100 सीटें हैं। कितना है? 100 सीटें हैं। ठीक है। राज्यसभा के 31 सीटें हैं। सुनिएगा, कह रहा है कि यथावत निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। यानी देखिए, इसमें राज्यपाल भी मनोनीत कुछ सदस्यों को करते हैं। राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 के 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। यह इतना लंबा हो गया, क्या कहें। तो सुनिएगा, यह कह रहा है कि विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति के साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से हटा सकती हैं। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को अगर हटाना होगा ना उसको, तो साधारण बहुमत से एक संकल्प पारित कर उसके पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं यानी योग्यता, अनुच्छेद 173 में कहा गया है कि विधानमंडल के सदस्य के लिए योग्यता के बारे में, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निरहताएं यानी कौन कौन सा उसके निरहताएं हैं यानी अयोग्यताएं कौन कौन सा है, अनुच्छेद 191 में है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। अब विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु होना
चाहिए। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त है या नहीं है, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। देखिए, अनुच्छेद 192 के अनुसार समझा रहा हूँ कि विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त है, यानी कोई अयोग्य है या नहीं है, तो इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। यानी उसकी योग्यता को राज्यपाल अकेले नहीं समाप्त कर सकते हैं, जब तक कि निर्वाचन आयोग उसको करार न कर दे कि यह व्यक्ति अयोग्य है, तब तक राज्यपाल उसको हटा नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत? यानी विधानमंडल मैंने सोचिए, विधानसभा या विधान परिषद, अगर इसमें लगातार 60 दिन तक वह व्यक्ति क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, बिना कोई सूचना के, बिना कोई लेटर फरमान जारी किए, ठीक है, अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हुआ था मामला कहाँ, अरे केंद्र में बहुत हलचल मचा था, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई। राहुल गांधी की सदस्यता वायनाड से एक बेचारा 2 जगह से लड़े, अमेठी से कौन उनको हरा दी? अरे कहाँ से सांसद है जो लेडीज है बीजेपी का धाकड़, ना निर्मला सीतारमण नहीं, जो कि महिला कल्याण विकास मंत्रालय है, ये उसका क्या नाम है, जो कि पहले मॉडलिंग करती थी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो है, सुनिएगा ध्यान से, स्मृति ईरानी इनको हरा दी। किनको? राहुल गांधी को। वायनाड से बेचारे खड़ा हुए थे, वहाँ लाज लिहाज बचा, वहाँ से जीते कम से कम। अब वहाँ से भी जीते तो यह पैदल यात्रा में भूल गए कि हमको वहाँ संसद में जाना चाहिए कि नहीं। अतले 60 दिन क्रॉस किया, उधर बीजेपी कहा कि हेलो, इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। तो ये सब चीज़ देखिए, एजुकेशन इज अ वीपन। समझ में आ रहा है? शिक्षा एक हथियार है। अगर आप जानते हैं ये सब चीज़, अब सोचिए आज अगर नहीं पढ़े होते हम लोग तो उनकी सदस्यता कैसे समाप्त हुआ, क्या हो रहा है देश में, पता चलता क्या? तो इसी को कहते हैं एजुकेशन बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, पावर अपने माइंड का यूज करो। हो सकता है कल नौकरी ना लगे, कम से कम एक तो तुम नागरिक तो बन सकते हो ना, एक पढ़ा लिखा नागरिक तो तुम बन सकते हो। नौकरी नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम इस काम को तो समझ सकते हो कि मेरा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो यह था 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, न घर के ना घाट के। आइए, राज्य मंत्री परिषद थोड़ी सी है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्य मंत्री परिषद होगी, यानी राज्यपाल के कार्यों के संपादन करने के लिए एक अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक, 164 के फर्स्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 164 में है कि मुख्यमंत्री राज्यों के क्या होते हैं, मंत्री परिषद के क्या होते हैं, हेड होते हैं, यानी एक कार्यवाहक क्या होते हैं, हेड होते हैं, यानी मुख्य व्यक्ति होते हैं। 164 के फर्स्ट में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, कोई भी मंत्री जिसको राज्यपाल नियुक्त किए तो वह प्रसाद पर्यंत राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद
164 के फर्स्ट के क के अनुसार किसी राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के कुल विधानसभा सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 याद रखिएगा, यह हमेशा पेपर में पूछेगा कि मंत्री परिषद का आकार बताया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या उस राज्य के जितने भी विधानसभा की सीटें हैं ना उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे बिहार में वर्तमान में 243 है बाबू, 243 सीट है ना विधानसभा के। अब यहाँ पर अब इसका निकाल लीजिए 15%। अब 15% जितना होगा उतना से यहाँ पर अधिक मंत्री की संख्या नहीं हो सकता है। समझ में आ गया क्या? न्यूनतम 12। ठीक है। और न्यूनतम 12 से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 164 के 4 के तहत कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर नहीं रहेगा। ओहो अनुच्छेद 164 के 4 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है यानी अनुपस्थित था 6 माह लगातार, तो अब क्या होगा? तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा यानी उसकी मंत्री पद खत्म हो जाएगा। अगर कोई मंत्री है और बिना कोई सूचना के 6 महीना गायब है, चल गया ट्रिप पर फॉरेन, तब पता चला कि इधर गैला बाबू मंत्री पद से समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 164 के 4 कहता है। अनुच्छेद 167 के में कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं कि मुख्यमंत्री जो जो काम करेंगे वह राष्ट्रपति को खाली बताएंगे कि मौसा कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि देखिए साहब हम ये काम कर रहे हैं। अब वो राज्यपाल का ताकत नहीं है ना कि वो रोक दे। बदमाश बिगड़ल बनल बाप के बिगड़ल बेटा जानते हो ना, खाली बाबू से कहे जाता नहीं, तब बाबू के हिम्मत नहीं है कहाँ जाता रे काहे न जो रोक ना सकलन, खाली कह दे कि जाता नहीं चल देलस। उहे वाला हाल बा, उहे वाला। अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कोई भी काम करेंगे ना तो राज्यपाल को सूचना देंगे। अब राज्यपाल उसको ठुकरा नहीं सकते हैं ना, तो फिर इंतकाम देखना पड़ेगा। खुद ही कहते। तो चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं घटना चक्र में भूगोल के साथ। चलिए दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं विश्व की पर्वत श्रेणियां। सुनिएगा, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिमी तट पर, यानी ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर बाबू डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है? यानी डार्लिंग पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम तट पर। न्यूजीलैंड भी दक्षिण पश्चिम साइड में ही है, यानी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम साइड में ही क्या है? दक्षिण पश्चिम में नहीं है, दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व में क्या है? न्यूजीलैंड नहीं। न्यूजीलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। किसको? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ठीक है। सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रमुख नदियां हैं, मरे और डार्लिंग। तो डार्लिंग मरती है यानी मर्रे में डार्लिंग नदी मिल जाती है। गिब्सन सिम्पसन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत कहाँ है? वहीं पर है। गिब्सन सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को गोल्डन फ्लिस के नाम से, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, ठीक। और प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। कंगारू का बच्चा कितने इंच का पैदा होता है बाबू? 1 इंच का। कंगारू का बच्चा कितने इंच का? 1 इंच का पैदा होता है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में वह कौन सा ऐसा शहर है जो कि ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र शहर जो पश्चिम की ओर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है, वह कौन सा? पर्थ शहर है। कौन सा? सिडनी भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। कोई डाउट? कालगोडी, गुलगार्डी,
गुलगार्डी कालगुडी क्या है बाबू? सोने की खान। वहाँ पर सोने की खान है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। सबसे अधिक वर्ल्ड कप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार जीता है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। इस बार वाला लेकर 6 बार। भारत कितने बार जीता है? 2 बार। कब कब? 1983 में और 2011 2011 में। पहला कपिल ठीक देव है। की कप्तानी में, दूसरा महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह धोनी के पहला कपिल देव के कप्तानी में और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। ठीक। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। सुनिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। देखिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणियां में स्थित हैं। अब विश्व के सर्वोच्च चोटियां कहाँ पर? किस हिमालय में बाबू? तो महान हिमालय में। कौन हिमालय में? ट्रांस हिमालय में नहीं। ट्रांस हिमालय में भारत के सबसे ऊंची चोटी यानी K2 कंचनजंगा। किस में? ट्रांस हिमालय में। अब महान हिमालय में कौन बाबू? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, जो कि विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ठीक चोटी। सागरमाथा हो गया, इसको सागरमाथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को नहीं। चोमोलुंगमा, ये सब किस में? किस में? महान हिमालय में। उसके बाद में आ गया ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय में कौन बाबू? लघु हिमालय में कौन है बाबू? लघु हिमालय में कुल्लू मनाली घाटी, कुल्लू मनाली घाटी, जम्मू कश्मीर की घाटी, बुर्जिल दारा, बनिहाल दारा, पीर पंजाल श्रेणी, ये सब कहाँ पर बाबू? तो लघु हिमालय में। इसके बाद आ गया शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या है? नवीनतम हिमालय है। जितना दूनद्वार ये सब घाटियाँ है, देहरादून, हरिद्वार, ये सब किस में? तो शिवालिक हिमालय का पार्ट है। शिवालिक हिमालय, इसको या बाह्य हिमालय कहते हैं। यह नवीनतम हिमालय है, यह हिमालय के नवीनतम भाग है। अब सर जानती हो क्या पूछ दिया कि कौन सा भाग हिमालय का चौड़ा है? पश्चिमी की पूर्वी, तब पूर्वी भाग चौड़ा है। हिमालय का पूर्वी भाग चौड़ा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न, यानी पश्चिमी के से ज्यादा चौड़ा कौन है बाबू? पूर्वी भाग, हिमालय का पूर्वी भाग। ठीक। ऊंचाई में कहे कि सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ऊंचा कौन है? तो वो तो नहीं, सबसे ऊंचा महान हिमालय में, महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। आइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार, तो हिमालय भी नवीन पर्वत के ही श्रेणी में आता है, याद रखिएगा, पुरानी पर्वत श्रेणी में नहीं आता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है बाबू? दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए आ गया दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज, इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है बाबू? एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई 7200 किलोमीटर। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं कहाँ पर? तो न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा। अब सुनिएगा, एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ है बाबू? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। और हिमालय पर्वत कहाँ है? तो भारत में है। आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है ना बाबू, यह फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का हिस्सा है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का। आल्प्स पर्वत मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है।
इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। किसका? आल्प्स पर्वत। इसका सर्वोच्च बिंदु मोंटे ब्लैक है। मोंटे ब्लैक यानी आल्प्स पर्वत कहाँ है बाबू? तो एक तो यूरोप में, कई बार पूछता है। अब आल्प्स पर्वत से कौन सा सीमा साझा नहीं करता है? तो इंग्लैंड। इससे कौन कौन सीमा साझा करता है? तो फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ये सब आल्प्स पर्वत से सीमा साझा करता है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है बाबू? तो मोंट ब्लैक। मोंट ब्लैक, मोटका ब्लैक है, मोटका ब्लैक है यानी मोंट ब्लैक। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा? तो आल्प्स। यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला कौन है? आल्प्स। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पर बाबू? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाइट पर्वत, हाँ, व्हाइट पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में याद रखिए कि व्हाइट पर्वत स्थित है। भारत और म्यांमार के सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो सुनिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि सुनिएगा कौन कौन है। देखिए, इनकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं नागा, चीन, लुसाई, पटकोई। पटकोई की पहाड़ियाँ बहुत फेमस है। पटकोई की पहाड़ियाँ फेमस है। चलिए बाबू, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत चोटियाँ कौन कौन सा है? तो नागा, चीन, लुसाई और पटकोई। तो ये याद रखिएगा, हमेशा यह पूछता है क्वेश्चन। पटकोई की पहाड़ियाँ हमेशा पूछता है किसके बीच सीमा साझा करता है? तो भारत और म्यांमार के बीच। नागा की पहाड़ियाँ, चीन के पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ, पटकोई की पहाड़ियाँ, यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर? 1643 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब म्यांमार का पहले किस नाम से जाना जाता था? बर्मा। बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करता था। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था? 1936 में। 1934 का अधिनियम में पारित हुआ था 35 में, और 1936 में क्या हुआ? भारत से म्यांमार अलग हो गया। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। यानी हिमालय का विस्तार अराकान योमा, बताया ना अभी, योमा चीन, ठीक है, नागा, चीन, लुसाई, पटकोई, ये सब कहाँ है बाबू? तो भारत और म्यांमार के बीच। तो वहीं का है अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है तो म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है बाबू? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। यह कितनी बार क्वेश्चन पूछता है। राइन कहाँ? राइन नदी है जर्मनी में। सबसे व्यस्तम नदी। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट, यानी जो ब्लैक फॉरेस्ट है ना बाबू, वह राइन नदी के किनारे स्थित है। ठीक, राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर जर्मनी के नीदरलैंड में बहती हुई उत्तर सागर में गिरती है। ठीक है, कोलोन और बॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और जर्मनी में ही क्या है? बॉन शहर है। बॉन नहीं, कोई दिक्कत? तो आप लोग दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बॉन में कौन सा सम्मेलन हुआ था। एक सम्मेलन हुआ था बॉन, जर्मनी के बॉन में एक सम्मेलन हुआ था। कोप फर्स्ट का आयोजन, बहुत बढ़िया, कोप फर्स्ट का आयोजन जर्मनी के बॉन में हुआ था 1995 में। अब भारत में कौन हुआ था? कोप 8 2002 में नई दिल्ली में। कोई दिक्कत? आइए, ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है कहाँ पर बाबू? तो यूएसए में। ब्लैक फॉरेस्ट तो जर्मनी में। ब्लैक पर्वत अगर कह देगा कि कहाँ स्थित है, अभी कुछ देर पहले व्हाइट माउंटेन बताएं, अमेरिका में ही। ब्लैक पर्वत कहाँ है? ब्लैक माउंटेन, ये भी अमेरिका में। अब रेड कहेगा तो ये भी कहाँ है? ब्लैक, व्हाइट, रेड, अमेरिका में है। 3 पर्वत याद रखेगा, ब्लैक, व्हाइट, रेड। जो पर्वत शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा है बाबू? तो अपलेशियन पर्वत। कौन सा? अपलेशियन पर्वत। अब कहाँ भिन्न है सुनिएगा। आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत टर्शियरी अल्पाइन युगीन है, वलित पर्वत है, जबकि रॉकीज एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत है। लेकिन अपलेशियाई पर्वत जो है ना, अपलेशियन पर्वत एक प्राचीन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत एक प्राचीन पर्वत है।
निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, यानी आपलेशियन जो है टर्शियरी पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, यह प्राचीन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। याद रखिएगा, आपलेशियन जो है प्राचीन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कौन सा प्राचीन पर्वत श्रेणी में नहीं है, तो एंडीज। एंडीज क्या है बाबू, तो नवीन पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। एंडीज रॉकी उत्तरी अमेरिका में। पेनाइन यूरोप, अपलेशियाइन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसका, तो पुरानी वलित पर्वत का। पुरानी नहीं, पेनाइन पर्वत कहाँ है, यूरोप में। पेनाइन अरावली भारत में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है, सतपुड़ा के। अपलेशियन बाबू अमेरिका के। अपलेशियन अमेरिका के। तो अब बताइए धूपगढ़ जो चोटी है ना, इसका ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर। 1300 मीटर धूपगढ़ के ऊंचाई। तो कह रहा है कि अपलेशियन पर्वत कहाँ है बाबू, अमेरिका में। याद रखेगा, अपलेशियन प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है बाबू, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, अफ्रीका में। अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है, एकदम है किनारे एटलस पर्वत। अलेघनी संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वत है। अलेघनी पर्वत कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ है, स्पेन में। एलबुर्ज कहाँ है बाबू, ईरान में। एलबुर्ज पर्वत कहाँ है, ईरान में। कनाडा कहाँ है, सॉरी मैकेंजी पर्वत कहाँ है, कनाडा में। मैकेंजी पर्वत कनाडा में। खुद ही कहते, सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित वाला सुनिएगा। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, यह सही है। माउंट मैकिन्ले पर्वत कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिन्ले कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। एल्ब्रुस पर्वत कहाँ है बाबू, एल्ब्रुस, तो यह यूरोप में है, नॉर्थ एशिया। अकांगुआ कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। अकांगुआ पर्वत कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में। खुद ही कहते, कोई डाउट। चलिए दोस्त, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, तो एपीनाइन पर्वत। एपीनाइन पर्वत कहाँ है बाबू, अपलेशियन पर्वत अमेरिका में। अपलेशियन पर्वत प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। ये इटली में कौन पर्वत है, एपीनाइन पर्वत। एपीनाइन पर्वत कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। ठीक है। और स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा साझा करता है, तो पिरेनीज पर्वत। कौन सा, स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज पर्वत क्या करता है, सीमा साझा करता है, स्पेन और फ्रांस के बीच। ठीक। बताइए रियो ग्रांडे नदी किन देशों के बीच सीमा साझा करती हैं, यूएसए और मैक्सिको बीच में। यूएसए और मैक्सिको के बीच में रियो ग्रांडे नदी। कोई दिक्कत है। स्पेन फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती हैं, तो पिरेनीज बताए, स्पेन और फ्रांस को। गोलन ह्वाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचार पत्रों में छाया रहता है, तो मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में यह पर्वत स्थित है। पर्वत करें, सुनिएगा, गोलन ह्वाइट है क्या। गोलन ह्वाइट मध्य पूर्व यानी मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। अब पूछेगा कि गोलन ह्वाइट्स क्या है, तो एक पर्वत है, पठार है, नदी है, तो यह क्या है, पठार है। सोचिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन 10 में। ठीक है। इसका राजनीतिक एवं रासायनिक महत्व है, यानी इसका राजनीतिक और सामरिक महत्व है। 1967 ईस्वी के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन ह्वाइट्स को जब्त कर लिया था। यानी इजराइल ने क्या किया था कि सीरिया से 1967 के युद्ध में गोलन ह्वाइट्स को जब्त कर लिया था। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गोलन ह्वाइट्स से। तो गोलन ह्वाइट्स क्या है बाबू, एक
पठार है, नॉट पर्वत। बाप रे। सुनिएगा, अल्बरुस, अल्बरुस पर्वत कहाँ है? रूस में। अल्बरुस पर्वत कहाँ है? किलिमंजारो, तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी कहाँ है बाबू? अफ्रीका में। माउंट कुक न्यूजीलैंड में। और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। एटलस पर्वत कहाँ है? मोरक्को, अफ्रीका में। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। चिम्बेरोजो पर्वत कहाँ है? इक्वेडोर में। चिम्बेरोजो, यहीं पर एक बहुत सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत भी है, ज्वालामुखी पर्वत भी है, चिम्बेरोजो। चिम्बेरोजो इक्वाडोर में है। पिरेनीज बाबू फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा साझा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स के साथ। चलिए दोस्त, करेंट की ओर बढ़ते हैं तो एकदम झलकार के बढ़िया। आइए, हाँ, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ था बाबू? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। भारत की पहली G20 शेरपा का बैठक कहाँ हुआ था? उदयपुर, राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल, कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था। 108वां भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। नागपुर कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 15वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी। या फिजी की राजधानी कहाँ है बाबू? शुआ। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल, मध्य प्रदेश में। वैश्विक बाजरा यानी श्री अन्न सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ बाबू? तो गांधीनगर, गुजरात में। G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ? कुमारकोम, केरल में। G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ? कुमारकोम, केरल में। आज G20 का शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। दूसरी महिला 20 यानी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ हुआ? जयपुर, राजस्थान में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। हिंद महासागर सम्मेलन, छठा हिंद महासागर सम्मेलन। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जेद्दा, सऊदी अरब में। जेद्दा, सऊदी अरब में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन हुआ। G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ बाबू? पटना में। G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? पटना, बिहार में। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? श्रीनगर में, टूरिज्म वाला। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ? गोवा में। अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद और गांधीनगर में। तीसरा G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ? हम्पी, कर्नाटक में। हम्पी, कर्नाटक में। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ पर बाबू? नई दिल्ली में। 8वां वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन बीजिंग, चीन में। बीजिंग, चीन में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। अब ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। 1985 में। सार्क कब हुआ था? सार्क में 1985 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। सार्क के 1985 में। संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? मामल्लपुरम, तमिलनाडु में। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर, मध्य प्रदेश में। B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ हुआ? केन्या के राजधानी नैरोबी में। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका का है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया, जकार्ता में। सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा के बीच स्थित है। कौन है? सुंडा जल
डमरुआ। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलाक्का जल संधि, मलाक्का स्टेट है। 18वें पूर्वी एशिया एवं 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन हुआ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। एशिया और आसियान भारत शिखर सम्मेलन, सुनिए 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जो नई दिल्ली में आयोजन हुआ था ना, यह 18वां क्रम का था। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की बैठक नवी मुंबई में हुआ। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? खजुराहो मध्य प्रदेश में। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस 2023 का बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में। 5वां विश्व हॉकी सम्मेलन 2023 बेंगलुरु में। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर बाबू? बकिंगहम ब्रिटेन में। दूसरा ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था बाबू? अबू धाबी। COP 28 का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। और 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में। यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में। चलिए दोस्त, इतना है पर क्विज को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा कल का क्वेश्चन रहेगा कि बताइए रमन प्रभाव के लिए, ठीक है, CV रमन को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।